इसमें हमने डॉक्यूमेंट सारे करवा दिए हैं। पोजीशन ऑफ प्रमोटर बताई थी। प्रमोटर कौन होता है कंपनी का? जो है कंपनी का मतलब ऐसे कोई उसका ओनर वगैरह कुछ भी नहीं होता, पर वो सिर्फ आइडिया देता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। हाँ, आइडिया देता है, एग्जीक्यूट करता है, और वो केवल उसका एक ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप होता है। लेकिन उसके द्वारा किए गए जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के ऊपर तब तक बाइंडिंग नहीं होते जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसके शेयर होल्डर्स उसको एग्री ना कर लें, जिसको हम रेटिफाई ना कर लें होता है। इसके बाद इनकॉर्पोरेशन, ये प्रमोशन के बाद इनकॉर्पोरेशन स्टेज है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिपेयर किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, वो सब डॉक्यूमेंट्स हम जो हैं रजिस्ट्रार के पास, कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जमा करवा देते हैं। और इसके बाद जैसे इन्होंने लिखा ही है कि द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्यूली स्टैम्प्ड, स्टैम्प लगी होती है, कंपनी की सील लगती है, साइन होती है, उसके ऊपर विटनेस होता है। और इन केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो एटलीस्ट 7 मेंबर्स उसको साइन करेंगे, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 मेंबर्स साइन करेंगे और अपना पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे अपने बारे में, कितने शेयर्स वो खरीद रहे हैं वो बताएंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी सेम स्टैम्प करेंगे, साइन करेंगे और उसको भी सबमिट करवाएंगे। और रिटर्न कंसेंट, वही सारे डॉक्यूमेंट सारे सबमिट होंगे। रिटर्न कंसेंट ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर्स, जो कि उनसे एक हम सहमति लेते हैं कि हम एग्री हैं काम करने के लिए। कोई भी आपने एग्रीमेंट बनाया है मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह के साथ, वो। और अ कॉपी ऑफ रजिस्ट्रार्स लेटर अप्रूविंग द नेम ऑफ द कंपनी, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, ये सब हमने पिछले प्रमोटर्स ने तैयार किए थे ना, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। और एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस कंपनी का, वो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवा दिए जाएंगे, और साथ में रजिस्ट्रेशन फ़ीस की कॉपी। तो ये 8 डॉक्यूमेंट्स हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उस टाइम पर सबमिट होते हैं। तो अब तो क्योंकि MCQ है तो आपको हो सकता है इसमें से 3 डॉक्यूमेंट देकर कोई चौथा एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट दे दें कि इट इज़ ऑल्सो सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आपको उसको स्ट्राइक आउट करना होगा। वो सब जो हैं डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास जमा करवा दिए जाते हैं, और वो उसको सबको स्क्रूटनी करता है, और मतलब सारा उसको अच्छे से स्टडी करके अगर वो सेटिस्फाई होता है तो वो उसको रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल दे देता है, उसको रजिस्टर कर लेता है। तो इट इज़ नॉट हिज ड्यूटी टू कैरी आउट अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फैक्ट्स मैंशनड इन द डॉक्यूमेंट। रजिस्ट्रार जो है डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज कर लेता है, ठीक लगते हैं उसको, लेकिन अगर उसके अंदर कोई अगर मिसलीडिंग फैक्ट है, यानी कोई गलत बात दी गई है, तो उसके लिए जो उसके साइन करने वाले लोग हैं वही जिम्मेदार माने जाते हैं। रजिस्ट्रार की ये ड्यूटी नहीं होती कि वो ये भी देखे कि जो भी बात कही गई है वो सही है या गलत है। When the registrar is satisfied about the completion of formality for registration, a certificate of incorporation is issued to the company. The certificate of incorporation may be called the birth certificate of the company. जिस दिन से उसका रजिस्ट्रेशन होता है उस दिन से माना जाता है कि कंपनी स्टार्ट हो गई है, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद से कंपनी के नाम से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं वो सब वैलिड होते हैं। ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 1, 2000 द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी अलॉट अ CIN, ये क्या खुल गया, हाँ, CIN नंबर भी कंपनी को देती है। अब देखो एक आपको बॉक्स में दिखाई दे रहा है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ द कंपनी प्रमोटर एंटर इनटू सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स विद थर्ड पार्टीज ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। भी जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता उससे पहले अगर प्रमोटर ने कोई कॉन्टैक्ट किया है किसी के साथ भी कंपनी के नाम से, तो दे आर कॉल्ड प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द कंपनी। ध्यान रखना, लीगली वो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते, क्योंकि जो कंपनी अभी बनी ही नहीं है, कंपनी को एक पर्सन का दर्जा दिया गया है। तो जो व्यक्ति अभी पैदा ही नहीं हुआ वो व्यक्ति कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कंपनी का जन्म कब होगा? जिस दिन वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पर हाँ, बस ये है कि एक इंसान जब बड़ा पैदा होता है तो उसको 18 साल लगते हैं इस स्थिति में आने के कि वो खुद से कांटेक्ट कर सके, जब तक वो मेजर ना हो जाए। कंपनी का रजिस्ट्रेशन होते ही कंपनी
उसी दिन से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाती है। ठीक है। अ कंपनी आफ्टर कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस में इफ इट सो चूजेज decide to enter into fresh contracts with the same terms and condition to honor the contract made by the promoter। तो प्रमोटर ने अपने आप से जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उनकी बजाय कंपनी दोबारा से उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पर एंटर कर सकती है। इट कैन नॉट रेटिफाई अ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, अ कंपनी दस कैन नॉट बी फोर्स टू ऑनर अ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, और उसके लिए केवल प्रमोटर ही पर्सनली लायबल होते हैं। अगर मान लो कंपनी ने बाद में उन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो उसके लिए फिर प्रमोटर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल कहलाएगा। इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इफेक्ट यही है कि कंपनी जो है उसी दिन से लीगली उसका जन्म होता है और इट बिकम्स अ लीगल एंटिटी। उस दिन से उसको जो भी कंपनी के फीचर्स हैं लीगल एंटिटी बन जाती है। उस दिन से उसका परपेचुअल सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है और इट बिकम्स एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इट इज़ अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द रेगुलरिटी ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। यानी अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो ये एक प्रूफ होता है कि कंपनी को सही तरीके से बनाया गया है। ठीक है। इसके बाद अभी इसमें कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जैसे ये देखो, ये कहा है इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू एन अनसस्पेक्टिंग पार्टी विद विच द कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज लेटर फाउंड दैट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वाज इम्प्रॉपर एंड हैंस इनवैलिड। ये लॉ की लैंग्वेज है। जैसे लॉ में होती है ना छोटी छोटी टेक्निकल बातें आ जाती हैं कि मान लो जैसे क्या होता है कि जब अब आप लोगों का 10th का सर्टिफिकेट बन गया, 10th का सर्टिफिकेट बनने के बाद आपका कहीं पर भी डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो हम लोग आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है वो पूरी लाइफ आपका वैलिड होगा। मतलब कि 10th का आपका गवर्नमेंट के रजिस्टर्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ चली गई तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है, ये माना जाएगा कि वही आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उससे पहले के रिकॉर्ड्स को आपका वैलिड डेट ऑफ बर्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि हम ये उसमें ये मानेंगे कि जब आपका 10th में आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपका नाम कुछ भी चीज़ अगर आपकी दी गई है तो ये माना जाएगा कि वही सब कुछ सोच समझकर किया गया है। तो ऐसी जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तो ये माना जाता है कि इसका इनकॉर्पोरेशन ही तब हुआ है जब उसने इससे पहले के सारे कामों को सही तरीके से किया है। ये एज्यूम किया जाता है, उसके ऊपर फिर शक करने की गुंजाइश कम रहती है। तो अब इसमें इन्होंने कहा कुछ केसेस में कई बार ऐसा हो सकता है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से के बाद पता चलता है कि इसमें कोई कमी रह गई थी। बाद में किसी को पता लगता है कि इसमें कोई कमी रह गई थी तो क्या होगा। जैसे डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन वर फाइल्ड ऑन 6 जनवरी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाज इशूड ऑन 8 जनवरी बट द डेट मेंशन्ड ऑन द सर्टिफिकेट वाज 6 जनवरी। भाई मान लो उन्होंने डॉक्यूमेंट तो सबमिट किए 6 जनवरी को, सर्टिफिकेट इशू हुआ 8 जनवरी को, लेकिन गलती से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पर डेट प्रिंट हो गई 6 जनवरी। तो इट वॉज डिसाइडेड दैट द कंपनी वॉज इन एग्जिस्टेंस एंड द कॉन्ट्रैक्ट साइंड ऑन 6 जनवरी वर कंसिडर्ड वैलिड। फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये एक्चुअली में तो 8 को हुई थी ना, तो 6 से 8 के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो वैलिड नहीं है। तो कह रहे हैं कि नहीं, अगर सर्टिफिकेट पर 6 जनवरी लिखा गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट सारे वैलिड होंगे। अ पर्सन फोर्स द सिग्नेचर ऑफ अदर्स ऑन द मेमोरेंडम, फोर्स का मतलब झूठे साइन कर दिए। द इनकॉर्पोरेशन वॉज स्टिल कंसिडर्ड वैलिड, कि ये नहीं कह सकते कि इस पर मेरे साइन नहीं थे, किसी और के साइन थे तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। लेकिन अगर किसी ने फोर्ज साइन भी कर दिए हैं तो सब लोग तो छानबीन नहीं कर सकते ना, तो उसके बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो भी फिर भी उस व्यक्ति के ऊपर मान्य होंगे, वो वैलिड माने जाएंगे। थस वॉट एवर बी द डेफिशिएंसी इन द फॉर्मेलिटीज़, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वंस इशूड इज़ अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो सभी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ फॉर commencement of business within 180 days of its incorporation. Once the certificate for commencement of the business is issued by registrar of company, it can undertake their business operation. अब ये चीज़ वैसे ख़त्म हो गई है। अब जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तुरंत अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, अपने काम शुरू कर सकती है। लेकिन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 3rd स्टेज में भी जाना होता है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इसके बारे में मैं आपको कई बार शेयर्स का कंसेप्ट बता चुकी हूँ। शेयर्स का कंसेप्ट समझ में आया था? मैं बहुत कई तरह के एग्जांपल आपको दे चुकी हूँ। शेयर्स क्या होते हैं, परसों की क्लास में भी मैंने बताया था। शेयर खरीदना, शेयर खरीदने का मतलब क्या है कि हम कंपनी की ऑनरशिप में अपना शेयर खरीद रहे हैं, यानी हम भी कंपनी के एक तरह से पार्टनर बन रहे हैं। लेकिन पार्टनर्स वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता, हम उसको कहते हैं शेयर खरीदना। एक तरह से हम कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं उनको खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं। तो जब हमने पैसा दिया और हमारे पैसे से एसेट्स खरीदी जा रही हैं तो हम उन एसेट्स में अपने उस हिस्से के लिए ऑनर भी कहलाएंगे। तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एक थर्ड स्टेज है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, उसको भी क्लियर करना होता है, उसको भी पूरा करना होता है। और उसके लिए सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बीच में आता है, उसको इन्वॉल्व किया जाता है। ये हाईएस्ट बॉडी है जो कंपनी के शेयर इशू को देखती है। जो भी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं उनके इंटरेस्ट को देखती है कि कोई उनके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो, कोई गलत उसको मिस गाइड ना करे इन्वेस्टर्स को, और कंपनी कोई भी फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस ना करे, तो वो इन चीज़ों को श्योर करता है। तो अ पब्लिक कंपनी कैन रेज द रिक्वायर्ड फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बाय मीन्स ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। शेयर्स को सिक्योरिटीज़ वर्ड भी कहा जाता है। जब किसी डॉक्यूमेंट के बदले में पैसा लिया जाता है, चाहे वो शेयर्स हों या डिवेंचर्स हों, तो उनको हम शेयर्स एंड डिवेंचर्स भी कह सकते हैं, और एक आम भाषा में सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं। एक कॉमन लैंग्वेज उसकी है सिक्योरिटीज़। फॉर डूइंग द सेम इट हैज़ टू इशू अ प्रोस्पेक्टस विच इज़ एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसको अंडरलाइन कर लो कि व्हाट इज़ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस अगर कंपनी को जनरल पब्लिक को से पैसे कलेक्ट करने हैं, यानी जनरल पब्लिक को कहना है कि आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, तो उसको एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है जिसको कहा जाता है, एक इनविटेशन है जनरल पब्लिक को कि आप हमारे यहाँ शेयर्स में इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट, उसमें कंपनी जो है पूरी अपने जानकारी दी जाती है कि कितना ये पैसा करेंगे, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है, कैसे शेयर्स इशू करेंगे, उनकी क्या वैल्यू है, उन कंपनी को क्या, कहाँ पर वो इन्वेस्ट करेगी, कौन कंपनी के प्रमोटर्स हैं, कौन डायरेक्टर्स हैं, और क्या कंपनी की एक्सपेक्टेशंस है, वो सब चीज़ें प्रोस्पेक्टस में डिटेल में दी जाती हैं, सो दैट द इन्वेस्टर्स कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीज़न, एक लॉजिकल डिसीजन ले सकें कि हमें क्या करना है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। पहला है सेबी से अप्रूवल। मैंने आपको बताया ना, सेबी एक जो है एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, एपेक्स बॉडी है जो कंपनी के शेयर्स इशू के काम को पूरे तरह से उसके ऊपर एक निगरानी रखती है, उसको रेगुलेट करती है कि कंपनी कोई भी काम, कोई भी गलत स्टेटमेंट ना दे और गलत तरह से शेयर्स में कोई डीलिंग ना करे। तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी इन आवर कंट्री हैज़ इशूड गाइडलाइंस फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। ठीक है ना, ये एक हमारे यहाँ रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यानी ये अपने रेगुलेशंस बनाती है और ये देखती है कि उनको पूरा किया जा रहा है। कि आपने ये देखती है कि आप प्रोस्पेक्टस में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और क्या छिपा रहे हो, तो वो देखते हैं कि हर चीज़ वहाँ पर फुली डिस्क्लोज होनी चाहिए, जिससे कि जो लोग शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं वो लोग मिसगाइड ना हो सकें। अ पब्लिक कंपनी इनवाइटिंग फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक मस्ट मेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड मस्ट नॉट कंसील एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पोटेंशियल इन्वेस्टर। उसे कोई भी चीज़ छिपानी नहीं है, सब चीज़ें इन्वेस्टर्स को बतानी है। दिस इज़ नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक है, अगर कंपनी को पैसा इकट्ठा करना है तो उसके लिए कंपल्शन नहीं है कि वो जनरल पब्लिक से पैसा उठाए ले ही। अगर वो आपस में मिलकर पैसा कलेक्ट कर लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो जनरल पब्लिक के थ्रू पैसा कलेक्ट कर रहे हैं तो उनको प्रोस्पेक्टस जो है प्रिंट करके उसको सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेबी ये देखेगी कि जो भी इंफॉर्मेशन
एक इन्वेस्टर को डिसीज़न लेने के लिए चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर सही तरीके से दी गई है या नहीं दी गई है। अगर वो प्रोस्पेक्टस से भी अप्रूव कर देती है तो हमें उस प्रोस्पेक्टस को फाइल करना है। फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इन्होंने वर्ड दिया स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, दिखा है आपको वर्ड बुक में, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कंपनी को पब्लिक से पैसा कलेक्ट करना है तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और अगर कंपनी को स्टार्टिंग में लगता है कि हमें जनरल पब्लिक को इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपस में मिलकर ही सफिशिएंट पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करना चाहते, तो वो प्रोस्पेक्टस की बजाय एक स्टेटमेंट बनाती है जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस की जगह एक दूसरी स्टेटमेंट जो बनाई गई, ठीक है। अ प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग एनी नोटिस। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, देखो यहाँ पर फिर से एक तो ऊपर था कि प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन, ऊपर लाइन आई थी, ऐसे देखो यहाँ पर फिर से आया है कि इट इज़ अ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग एनी नोटिस। कोई भी नोटिस हो, कोई सर्कुलर हो, कोई एडवर्टाइजमेंट हो, और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो, जैसे वेबसाइट पर आपने कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट दी है, कोई डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जिसके थ्रू ऐसा लगे कि आप पब्लिक को कंपनी में शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट कर रहे हो, तो उस किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। अगर आप कभी न्यूज़पेपर में देखो तो ये आते रहते हैं, कंपनी के न्यू इशू के आते हैं, और उसमें पूरे पूरे पेज की एडवर्टाइजमेंट होती है, जिसमें अगर आप पूरी पेज अगर देखो, आप सैम्पल सर्च करो अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप कंपनी का पूरा एडवर्टाइजमेंट लिखा होगा, तो वो एडवर्टाइजमेंट एक प्रोस्पेक्टस कहलाएगा, ठीक है। इट इज़ एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू अप्लाई फॉर सिक्योरिटीज़। किसी भी सिक्योरिटी, चाहे शेयर हो या डिवेंचर हो, उसमें अगर हम अप्लाई करने के लिए पब्लिक को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ अप्लाई करो, तो उसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। इन्वेस्टर्स मेक अप देयर माइंड्स अबाउट इन्वेस्टमेंट इन कंपनी प्राइमरी ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन दिस डॉक्यूमेंट। फिर इसके बाद हमारा तीसरा काम होगा, जब रजिस्ट्रार के पास प्रोस्पेक्टस सबमिट हो जाएगा तो तीसरा काम होगा कि हम बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स को अपॉइंट करेंगे। जो लोग कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो वो ये भी बताएंगे, वो लोग किसी बैंक में पैसा भेजेंगे तो हम बैंक को अपॉइंट करेंगे। नेचुरल बात है, काम बढ़ेगा इसमें, तो हमें बैंकर्स से पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा। ब्रोकर्स, बीच में शेयर्स, मैंने आपको हमेशा बताया कि शेयर्स की जो डीलिंग होती है उसके लिए बीच में ब्रोकर्स कौन होते हैं? मीडिएटर, जो कमीशन पर काम करते हैं, हमें उनको इन्वॉल्व करना पड़ता है। और एक अंडरराइटर्स को इन्वॉल्व करना होता है। अंडरराइटर्स होते हैं वो लोग जो कंपनी को गारंटी देते हैं कि अगर आपके शेयर्स पब्लिक ने नहीं खरीदे तो जो भी अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स हैं, जितना भी पैसा आपको अनसब्सक्राइब रह जाएगा, आपकी रिक्वायरमेंट है लेकिन पब्लिक ने नहीं खरीदे अगर वो शेयर, तो हम खरीदेंगे, और इसके बदले में वो क्या लेते हैं? कमीशन। तो देखो बैंकर्स कौन होते हैं? द बैंक्स हु विल कलेक्ट द मनी, ठीक है। ब्रोकर्स हु विल बी द मीडिएटर्स इन द डीलिंग, और अंडरराइटर्स आर द गारंटर्स। ये कोई फाइनेंस फर्म्स होती हैं, बैंक्स ही हो जाते हैं कई बार, या कोई भी फाइनेंस फर्म्स होती हैं जिनका काम ही दूसरी कंपनियों में पैसा लगाना होता है, उन लोगों से हम गारंटी लेते हैं। तो देखो इन्होंने लिखा है द एप्लीकेशन मनी इज़ टू बी रिसीव्ड बाय द बैंकर्स ऑफ द कंपनी। पहला काम ये हो गया, बैंकर्स रिसीव करेंगे। ब्रोकर विल ट्राई टू सेल द शेयर्स, ब्रोकर्स फॉर्म्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेंगे। और इफ द कंपनी इज नॉट रीजनेबली एश्योर्ड ऑफ अ गुड पब्लिक रिस्पॉन्स टू द इशू, इट मे अपॉइंट अंडर राइटर्स टू द इशू। अगर इसको लगता नहीं पब्लिक शायद ना खरीदे तो अंडर राइटर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। तो अंडरलाइन कर लो, अंडर राइटर्स। अंडरटेक का मतलब वचन देना। अंडर राइटर्स जो होते हैं वो वचन देते हैं टू बाय द शेयर्स इफ दीज आर नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक,
ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा बताओ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक कंपनी का जिसमें उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की तो मैंने बात ही नहीं की। मतलब कंपनी के बारे में बताया जाता है कि कंपनी क्या है। इट इज एन इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी। बेटा वो डिटेल है, वो डिटेल है, लेकिन एक्चुअली में प्रोस्पेक्टस होता क्या है? इट इज एन इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक, ठीक है, कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए। वो उसके अंदर क्या कंटेंट होता है उसमें आप कहोगे, उसमें कंपनी की डिटेल दी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ विच द इन्वेस्टर्स कैन टेक डिसीजन, विच इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। कौन है रेगुलेटरी बॉडी? अभी अभी तो पढ़ा है आपने, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन या रेगुलेटरी बॉडी। बॉडी होती है, ऑर्गेनाइजेशन को बॉडी भी बोला जाता है। जो शेयर्स को देखती है, कौन रेगुलेट करती है? अभी अभी तो बताया, सेबी। और इनकी फुल फॉर्म भी लिखने को आ सकती है पेपर में, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपका एमसी में क्यू में क्वेश्चन आ गया तो इसकी फुल फॉर्म देंगे, कहेंगे बताइए इनमें चारों में से कौन सी है, ठीक है। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? हाँ, हु गारंटीज टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स इफ द पब्लिक डज नॉट सब्सक्राइब टू देम। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिसाइड करना। मिनिमम मतलब कम से कम कितनी सब्सक्रिप्शन हमारे पास आनी ही चाहिए, ये बात भी पहले से डिसाइड की जाती है। अगर मान लो जनरल पब्लिक को उन्होंने शेयर्स इशू किए और उन्होंने अंडर राइटर्स भी अपॉइंट नहीं कर रखे और पब्लिक ने उनके शेयर्स नहीं खरीदे, या खरीदे तो बट उतने नहीं खरीदे जितने इन्हें कम से कम चाहिए थे, तो इनको वो शेयर्स का सबका पैसा वापस करना पड़ता है। दे कैन नॉट गो फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो इस रिस्क से बचने के लिए वो लोग अंडर राइटर्स को अपॉइंट करते हैं। अगर मान लो कंपनी ने अंडर राइटर्स अपॉइंट नहीं किए, ठीक है, और शेयर्स इशू कर दिए, तो एक रिस्क हो सकता है पब्लिक उसको पसंद ना करे, उसमें शेयर्स ना खरीदे। तो इस अगर पब्लिक ने शेयर्स नहीं खरीदे तो क्या रिस्क है कि उनको सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। तो वो पहले से ही अमाउंट डिसाइड करते हैं कि हमारे पास मिनिमम कितना पैसा आना चाहिए। एज पर रूल 90% ऑफ द साइज ऑफ द इशू जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, कि कम से कम जो अगर मान लो आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स इशू किए हैं, तो अगर आपके पास कम से कम 90,000 रुपीज़ के लिए एप्लीकेशन नहीं आई तो आप किसी को शेयर्स नहीं दोगे। ये नहीं है कि कम पैसा आया तो कम से काम शुरू कर दिया। आपको कम से कम 90,000 यानी 90% अमाउंट शेयर एप्लीकेशन के थ्रू कलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी को एज एक्ट दिस इज कॉल्ड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये सब चीज़ें आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप ये मत सोचना कि वो चारों ऑप्शंस इतने रिजेंबलिंग होंगे, इतने मिलते जुलते होंगे कि आप एकदम से आंसर नहीं कर पाओगे जब तक कि आपने उसको डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। फिर इसके बाद एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? ये भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जैसे कि हमने शेयर्स खरीदे और बाद में हमारा मन बदल गया तो हम अपने शेयर्स किसी और को दे दें। बेटा मन बदल गया नहीं, हम अपने पैसे रिलीज करना चाहते हैं। जैसे आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए तो आप जब मर्जी एफडी तोड़वा सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। हाँ, प्रॉब्लम लग रही है या हमारे शेयर्स की प्राइसेस बढ़ गई हैं, मतलब कि हम अपने सिंपल कहेंगे, हमने अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं या बेचने हैं तो स्टॉक एक्सचेंज इज द मार्केट, इज अ मार्केट ऑफ फंड्स। आप जैसे मार्केट ऑफ क्लॉथ्स होती है ना, कपड़े खरीदने हैं बेचने हैं, बस क्या होता है मार्केट में कुछ लोग बेचने आते हैं, कुछ लोग खरीदने आते हैं, तो ऐसे ये फंड्स की मार्केट होती है। समझ रहे हो? स्टॉक एक्सचेंज इज द मार्केट ऑफ फंड्स वेयर द पर्सन वेयर द इन्वेस्टर कैन सेल और परचेज द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी।
ठीक है, वहाँ से हम शेयर खरीद भी सकते हैं और वहाँ पर जाकर हम शेयर बेच भी सकते हैं। काम होता है मीडिएटर के थ्रू। तो कभी भी आपसे मैं कई बार बता चुकी हूँ, स्टॉक एक्सचेंज इज़ द मार्केट ऑफ फंड्स, इज़ द मार्केट ऑफ शेयर्स, मेनली डिवेंचर्स भी होते हैं या सिक्योरिटीज़ मार्केट है ये, ठीक है। तो अब ये नहीं होता कि स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी जाकर अपने शेयर्स बेचना खरीदना शुरू कर दे। पहले कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेनी होती है कि हम अपनी कंपनी के शेयर आपके थ्रू सेल परचेज करवाना चाहते हैं, और उसके लिए कंपनी के पास उसकी लिस्टिंग की जाती है। लिस्टिंग वर्ड बोला जाता है। अगर आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ो, कभी इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह पढ़ो, तो उसमें लिस्टिंग वर्ड आता है कि ये नया शेयर आ रहा है और इसकी लिस्टिंग इस स्टॉक एक्सचेंज में हो रही है। तो लिस्टिंग का मतलब उस स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में अपने शेयर को इंक्लूड करवाना। और उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज भी ऐसे ही नहीं किसी के भी शेयर को इंक्लूड कर लेता। उसके लिए प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज के पास एप्लीकेशन देनी होती है, उसके पास इंफॉर्मेशन देनी होती है। स्टॉक एक्सचेंज सारे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करता है, देखता है कि शेयर्स ये ठीक है या नहीं है, कंपनी जेन्युइन है या नहीं है, और पूरी स्क्रूटनी करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज परमिशन देता है कि आप अपने शेयर्स को हमारे थ्रू सेल परचेज कर सकते हैं। समझ लो, उस मार्केट में एंटर करने की परमिशन लेना, ठीक है। तो ये वाला काम भी हमें करना होता है कि हमें स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन देनी होती है कि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं और हमारे शेयर्स को इस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डील करने की परमिशन दी जाए, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? इज़ द फाइनेंशियल मार्केट या मार्केट ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल मार्केट या मार्केट ऑफ फंड्स, हाँ जी। और इफ़ सच एन एप्लीकेशन इज मेड टू एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज फॉर परमिशन टू डील इन इट्स शेयर्स और डिवेंचर्स, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज मैंने बताया इंडिया में 22 स्टॉक एक्सचेंजेज हैं जो इस टाइम वर्क कर रहे हैं, और एक एक्सचेंज है जो नेशनल लेवल का है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसके अलावा रीजनल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जब हमने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, बैंकर अपॉइंट हो चुके, स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन ले ली, फिर जब है हम पब्लिक को वो प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करेंगे। सारा काम जब तैयार हो जाएगा तो पब्लिक को प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया जाता है, उनको मतलब शो किया जाता है, और पब्लिक फिर को टाइम दिया जाता है, मिनिमम 3 डेज़ दिए जाते हैं कि आप 3 दिन के अंदर हमारे पास अप्लाई कर दो। आजकल 3 डेज़ चल रहे हैं, पहले 5 डेज़ होता था। और उन 3 दिनों में पब्लिक जो भी शेयर खरीदना चाहती है, हमारे जितने भी खरीदना चाहती है एज़ पर द रूल्स, उस बैंक में अपनी मनी डिपॉजिट करवाती है जिससे हमने कांटेक्ट किया है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब टाइम ओवर हो जाता है तब हम देखते हैं कि हमारे शेयर्स खरीदने के लिए पब्लिक कितनी विलिंग थी, कितनी इंटरेस्टेड थी। फिर देखते हैं कितने शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन आई, ठीक है। एप्लीकेशन हो सकता है ज़्यादा शेयर्स के लिए आ जाए, बहुत ज़्यादा शेयर्स के लिए आ जाए, इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाना। ओवर हो गया, कम आए, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन होना, यानी जितने शेयर्स हमने इशू किए थे उतने शेयर्स पब्लिक खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। अगर शेयर्स उतने खरीदने के लिए पब्लिक तैयार है तो फुल सब्सक्राइब कहेंगे। अगर पब्लिक उससे ज़्यादा शेयर्स खरीदना चाहती है तो ओवर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हमें एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को वापस करना पड़ता है, रिजेक्ट करना पड़ता है, और जो सिलेक्टेड कुछ कैंडिडेट्स हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को, एप्लीकेंट्स को हम शेयर्स अलॉट करते हैं। अलॉट करने का मतलब क्या है कि हम उनको एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजते हैं कि हमने आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है और आप अब हमारे शेयर होल्डर बन गए हो इतने शेयर्स के लिए। जिन लोगों को हम शेयर्स नहीं देते उनको हम उनका पैसा वापस कर देते हैं और उनको इंटीमेट कर देते हैं कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। समझ गए? ज़्यादातर वो ड्रॉ ऑफ लॉट से होता है, पर्चियाँ डालकर, या आजकल कंप्यूटराइज्ड होता है सिस्टम, उस तरह से वो दिया जाता है। तो जिनको शेयर्स मिल गए उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजा जाता है। टिल द टाइम शेयर्स आर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड शुड रिमेन इन अ
सेपरेट बैंक अकाउंट एंड मस्ट नॉट बी यूज बाय द कंपनी। ठीक है, 30 डेज के अंडर हमें उनको देना होता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट लेटर्स आर इशूड टू द सक्सेसफुल अलॉटीज। और ये आपको इसमें बताई दिया, अगर कंपनी अगर अपने खुद पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं करना चाहती, जनरल पब्लिक को, बल्कि आपस में ही एक दूसरे से अपने फ्रेंड्स को या आपस में प्रमोटर्स मिलकर ही सारा पैसा कलेक्ट करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो यूज़ किया जाता है? इफ़ द कंपनी डज नॉट वांट टू इनवाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स, विच डॉक्यूमेंट विल बी इशूड बाय द कंपनी? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से ये आपका काम हो जाएगा। जब पैसा स्टार्ट हो जाएगा तो इसके बाद जो है अपनी रिटर्न फाइल करके कंपनी सारा डिटेल देकर कि हमने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, अब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तो इस तरह से बस अब ये इसके बाद आपको सारे परफॉर्मे दिए हुए हैं अलग अलग चीज़ों के, तो आप इनको अपनी नॉलेज के लिए स्टडी कर लेना। और ये एक तरह से अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। पूरा चैप्टर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा अभी हम कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी तक कर लिया। अब हम जो है इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 3rd चैप्टर।